इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल अवसर लागत का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुल अवसर लागत क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि हिंदी में अगर हम देखें तो सीमांत अवसर लागत क्या होती है। पीपीसी जो हमारा कर्व होता है, जो उसकी ढलान होती है, वो क्या होती है, मतलब वो किस चीज़ को दर्शाती है, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद हम सीमांत अवसर लागत यानी कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्यों बढ़ती है, यानी क्यों बढ़ती जाती है, इसके बारे में समझेंगे। और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हम इस वीडियो में करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल अवसर लागत क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत का मतलब है कि जब हमारे पास दो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन के लिए जब हमें दूसरा ऑप्शन छोड़ना पड़ता है तो वो उस एक ऑप्शन की जो हम दूसरा ऑप्शन छोड़ते हैं उसको ही हम अवसर लागत कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भूमि है, यानी कि कोई ज़मीन है, ठीक है, और उसके ऊपर आप गेहूं भी उगा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप गेहूं उस पर उगाएंगे तो उससे आपको जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो 10,000 रुपये मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसी भूमि पर आप चावल भी उगा सकते हैं। दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चावल उगा सकते हैं और उससे आपको 9,000 रुपये जो है कॉस्ट मिलेगी। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो अगर कोई व्यक्ति उस भूमि पर चावल उगाना चाहता है, ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसाधन है वो सीमित है, यानी उन्हीं सीमित संसाधनों में या तो वो व्यक्ति चावल उगा सकता है या वो व्यक्ति गेहूं उगा सकता है। मान लीजिए उस व्यक्ति को गेहूं की जो ज़रूरत थी वो चावल से कम थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो चावल को उगाएगा। तो अगर हम देखें तो चावल को उगाने के लिए उसको क्या छोड़ना पड़ा, यानी उसको क्या कॉस्ट उठानी पड़ी, उसको गेहूं की जो उपज थी, जो प्रोडक्शन थी, उसको छोड़ना पड़ा। यानी कि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हमें पता चलेगा कि चावल की जो लागत थी, है ना, चावल के अवसर को पाने के लिए, यानी कि चावल को उगाने के लिए जो उसे लागत चुकानी पड़ी वो क्या थी, वो गेहूं के उत्पादन को छोड़ना पड़ा। यानी कि अगर हम देखें तो गेहूं के उत्पादन, यानी कि 10,000 रुपये का जो प्रोडक्शन कर सकता था गेहूं का, उसको छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब दूसरे बेस्ट ऑप्शन के लिए हमें पहले वाले बेस्ट ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है, और इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि जो संसाधन है वो हमारे पास सीमित है, ठीक है ना। एक संसाधन का जो प्रयोग है, हम अगर पूरी किसी एक ही चीज़ में यूज़ करते हैं तो हमें दूसरी चीज़ को छोड़ना ही पड़ता है, उसी को हम कह देते हैं अवसर लागत। तो अब जो अवसर लागत होती है, जब हम इकोनॉमिक्स में अवसर लागत को पढ़ते हैं तो वो दो तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली होती है हमारी कुल अवसर लागत और एक होती है हमारी सीमांत अवसर लागत। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कुल अवसर लागत, यानी कि अगर हम इसे इंग्लिश में देखें, क्योंकि हम इंग्लिश में अगर इन टर्म्स को याद कर लेते हैं तो वो बेनिफिशियल होगा। हिंदी में भी हमें पता होनी चाहिए, बट इंग्लिश में अगर हम करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो अगर हम देखें तो कुल अवसर लागत यानी कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि वही वाला कॉन्सेप्ट हम अगर इसमें अप्लाई करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसका मतलब क्या है कि उत्पादन की कुल हानि से है। यानी कि उत्पादन, मान लीजिए हम एक भूमि पर दो चीज़ों का कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें कि मान लो कि एक व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि उसके पास एक भूमि थी, ठीक है, यानी एक किसान के पास एक लैंड था और उसने क्या किया कि उस लैंड पर वो दो फसल उगा सकता था। यानी कि हम मान लेते हैं कि वो 10 टन सेब उगा सकता था और दूसरा हम लेते हैं कि 10 टन वो आम उगा सकता था, ठीक है। तो अगर वो आम उगाना चाहे, ठीक है, वो व्यक्ति आम उगाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेब जो है वो नहीं उगा पाएगा क्योंकि उसके पास साधन कितने हैं, 10 टन ही है। तो अगर हम देखें यहाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेब को उगाने की उस व्यक्ति को क्या लागत चुकानी पड़ी, यानी कि क्या कुल अवसर लागत छोड़ना पड़ा, कुल अवसर लागत यानी कि क्या कुल हानि उसको उठानी पड़ी, तो आप लोग कहोगे कि उस व्यक्ति को सेब उगाने के लिए, यानी कि 10 लाख टन सेब उगाने के लिए उसी भूमि पर उसको 10 लाख टन
आम की फसल को छोड़ना पड़ा। यानी कि अगर हम कहें तो इस समय ये समझ में आता है कि 10 लाख टन सेब के उत्पादन की जो कुल अवसर लागत थी वो कितनी थी, 10 लाख टन आम थी, क्योंकि वो सेब उगाने के लिए हमें, यानी आम उगाने के लिए वो सेब की जो उत्पादन थी वो हमें छोड़ना पड़ा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुल अवसर लागत का मतलब है उत्पादन की कुल हानि से है जब दिए हुए संसाधनों को एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब कि जब एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में एक व्यक्ति जाता है, यानी कि एक अवसर को प्राप्त करने के लिए उसे छोड़ना ही पड़ता है दूसरा अवसर, तो वो पहले अवसर की जो हानि उठानी पड़ती है वो क्या होती है, वो दूसरी जो अवसर वो छोड़ देता है, वही होती है हमारी कुल अवसर लागत। यानी कि अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू गिव अप, यानी कि जो छोड़नी पड़ जाती है दूसरे ऑप्शन को चुनने के लिए एक व्यक्ति द्वारा, वही क्या कहलाती है, कुल अवसर लागत कहलाती है। अब अगर हम इस पिक्चर को देख के समझें तो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास संसाधन जो है वो सीमित है। अब रास्ते तो दो हैं, अब व्यक्ति तो एक ही है ना, वो तो एक ही जगह पर जा सकता है, या तो वो रेड वाला लेगा या वो ग्रीन वाला। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर इस पिक्चर में देखें तो व्यक्ति को ग्रीन वाले रास्ते पे जाने के लिए रेड वाला रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो ग्रीन वाले रास्ते पर जाने की अगर हम देखें तो कुल अवसर लागत उसकी क्या हो गई, रेड वाला रास्ता, क्योंकि जो उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम कुल अवसर लागत के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सीमांत अवसर लागत। इसको हम क्या, रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में देखें तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा कुल अवसर लागत, यानी कि कुल हानि, यानी कि टोटल हानि जो हमें उठानी पड़ी वो होती है यानी कुल अवसर लागत। अब उसी से कॉन्सेप्ट आता है दूसरा, सीमांत अवसर लागत। ठीक है, तो सीमांत का मतलब आप समझ लीजिए कि एक अतिरिक्त इकाई, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जब किसी चीज़ की हम बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हानि चुकानी पड़ती है या उसके लिए जो कॉस्ट चुकानी पड़ती है वो हमारी सीमांत अवसर लागत होती है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भूमि को फसल 1 के उत्पादन से 2 के उत्पादन में स्थानांतरित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कि फसल 1 के उत्पादन की जो हानि थी, यानी कि वो कितनी थी, वो 50 टन थी। यानी कि एक व्यक्ति था, एक किसान था, उसकी एक भूमि थी, ठीक है, उस पर वो क्या कर सकता था, वो कोई एक फसल उगा सकता था, ठीक है, एक फसल उगा सकता था और दूसरी फसल उगा सकता था। तो वो चाहता था कि उसको दूसरी फसल उगानी है, तो पहली फसल से दूसरी फसल पर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहली फसल के लिए जो हानि उठानी पड़ेगी, यानी फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफ़र होने के लिए वो जो हानि उठाएगा वो 25 टन थी, ठीक है, और वो 50 टन थी, और जो लाभ उसको मिल रहा है वहाँ आने पर, चेंज करने पर अपॉर्चुनिटी, वो 25 टन मिल रहा है। तो यानी कि उसको एक यूनिट के लिए उसको क्या हानि उठानी पड़ी, ठीक है, क्या अवसर लागत उसको चुकानी पड़ी एक यूनिट चेंज करने के लिए। जब भी एक यूनिट की बात होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल मतलब एक अतिरिक्त इकाई के लिए जब उसको जो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, मार्जिनल मतलब एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ी उसको हम बोल देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये है फॉर्मूला इसका कि चेंज, यानी कि जो ये साइन बना हुआ है ट्रायंगल का, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, यानी कि चेंज, इसका मतलब होता है चेंज, यानी कि फसल के उत्पादन की हानि, फसल 1 के उत्पादन की हानि। तो अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में फसल 1 के उत्पादन की हानि कितनी है हमारे पास, वो 50 टन है, ठीक है, और फसल 2 के उत्पादन से जो उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा वो 25 टन है। तो यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उस व्यक्ति को जब उसने क्या किया, चेंज कर दिया, फसल 1 से फसल 2 को उसने डिसाइड किया कि वो फसल 2 उगाएगा, तो उसको इस डिसीजन के लिए, यानी इस एक एक्स्ट्रा इकाई के लिए उसको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, यानी कि उसकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या जिसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, वो कितनी निकलेगी। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 टन। यानी कि उसको फसल 1 से 2 पर जाने के लिए क्या
क्या एक्स्ट्रा इकाई चुकानी पड़ेगी, यानी कि फसल 2 के लिए प्रति इकाई उसे 2 टन की जो कॉस्ट है वो चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं हम, जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो है हमारे पास डायग्राम, ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डायग्राम है। पीपीसी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। अब कैसे समझ सकते हैं, देखिए इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति ने पहले क्या डिसाइड किया, उसने पहले ये डिसाइड किया कि वो ये वाला, एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि वो पहले इतनी K1 जो है वो ये वाली इतनी वो उगाएगा, ठीक है। और उसने फिर क्या किया, उसने चेंज किया, ठीक है। पहले वो व्यक्ति ये वाली उगा रहा था, फिर उसने सोचा कि मैं ये इतना उगाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसको क्या हुआ, जब वो K से K1 पे ट्रांसफ़र उसने होना चाहा, और क्यों ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ को हमें घटाना पड़ रहा है दूसरी चीज़ को बढ़ाने के लिए, यानी कि उस व्यक्ति को इस वाली गुड X की जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए गुड Y के प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। इसका एक ही रीज़न है कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक अवसर से दूसरे अवसर पर जाना चाहता है उन्हीं सीमित संसाधनों पर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ का प्रोडक्शन हमेशा कम करना पड़ेगा। तो अगर हम इस डायग्राम में समझें तो ये डायग्राम हमें यही बताता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएं, यानी कि इस डायग्राम में एक व्यक्ति गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या ऑटोमेटिकली उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि गुड Y के कुछ ना कुछ प्रोडक्शन को घटाया जाए। तो जब उसको हम निकालेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि उसको ट्रांसफ़र होने के लिए जो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी एक गुड Y के प्रोडक्शन से गुड X के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करेगा, तो उसको जो लॉस आएगा, यानी कि जो उसकी लॉस होगी वो कितनी होगी, K से वो K1 जा रहा है, ठीक है। और अगर हम डिवाइड करके, क्योंकि हम प्रति इकाई निकाल रहे हैं, ठीक है, तो किस में जा रहा है वो L1, यानी कि ऊपर हम क्या रखते हैं, जो लॉस होता है उसको रखते हैं, और नीचे हम क्या रखते हैं, जो बेनिफिट होता है उसको रखते हैं। तो जब हम लॉस को बेनिफिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पता चल जाती है कि प्रति इकाई उस व्यक्ति को दूसरी फसल को उगाने के लिए या दूसरी चीज़ को उगाने के लिए जो उसने डिसाइड किया उसके लिए उसको प्रति इकाई कितनी रेट ऑफ जो अपॉर्चुनिटी है या कितनी मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो चुकानी पड़ेगी। तो आई होप कि आप सभी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि एक इकोनॉमी है, ठीक है, और एक इकोनॉमी दो चीज़ों का उत्पादन करती है। पहली चीज़ है हमारी मैगी का और दूसरी चीज़ है पास्ता का। अब ये जो हमें टेबल दी हुई है ये इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं, यानी इसमें पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं कि या तो अब उस देखिए अगर हम इस टेबल को देखें तो हमें पता चलेगा कि एक अर्थव्यवस्था के पास टोटल संसाधन कितने 100 किलो ही हैं, क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है 100 किलो ही उसके पास क्या है टोटल संसाधन है। तो वो क्या कर सकती है, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि सारे संसाधन यूज़ करके मैगी का कर ले और पास्ते का उसको ज़ीरो ही करना पड़ेगा क्योंकि संसाधन लिमिटेड है। तो ये हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं कि इस तरीके से वो उत्पादन किया जा सकता है। फिर क्या है, इसके लिए अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है पास्ता के लिए, ठीक है। यानी कि पास्ता जब वो चूज़ करेगी अर्थव्यवस्था, वो सोचेगी कि उसको मैगी का नहीं, उसको पास्ते का उत्पादन करना है, ज़्यादा वो सोच रही है कि पास्ते का उत्पादन करना है, तो उसके लिए उसको क्या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि मैगी से पास्ते में ट्रांसफ़र होने के लिए प्रति इकाई यानी कि एक यूनिट के लिए, यानी कि जब वो एक यूनिट का उत्पादन करेगी यानी कि एक पास्ते का उत्पादन करेगी तो पर पास्ते के उत्पादन के लिए उसको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, क्या कॉस्ट आएगी, उसको क्या लॉस होगा। तो वही अगर हम देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जिसको हम मार्जिनल यानी कि जो रूपांतरण दर हम कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या चुकानी पड़ेगी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि उसको मैगी से पास्ते पर जाने के लिए क्या लॉस उठाना पड़ा, यानी कि अगर हम 100 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, पास्ते के लिए उसको क्या लॉस करना पड़ा। और फिर
हम क्या करेंगे, जो गेन हुआ पास्ते के लिए, जो लाभ हुआ, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इस वाली टेबल में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि 0/0 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो सेकंड वाले में क्या होगा, 100 मैगी का है, 90 मैगी का है, पास्ते का 25 है। तो इसमें क्या किया गया है, इस वाले में अगर निकाला जाए तो क्या होगा कि इन दोनों में से, यानी कि अगर हम मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करें तो 100 में से हम क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी कि ये जो हो गया हमारा लॉस, और नीचे प्रॉफिट कितना आएगा, 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25 का उसको फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि लॉस अपॉन प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, 10/25 0.5। इसी तरह से हम निकाल लेंगे इसका भी, ठीक है। इसका 20 आ जाएगा जब 90 में से 70 को माइनस करेंगे और 25 में से 50 को करेंगे तो 20/25 0.8। तो इस तरह से जब हम हानि में से, यानी कि ऊपर हम क्या रखेंगे, जो लॉस होगा, ठीक है, और नीचे हम रखेंगे जो फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम ये मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब इसी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो हमारा आंसर आया उससे हम पीपीसी कर्व को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में दे रखा है, हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, पास्ता ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर मैगी ले रहे हैं, ठीक है। तो पास्ते को हम क्यों ले रहे हैं नीचे, क्योंकि वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पीपीसी कर्व बनाना है। तो पीपीसी कर्व ऐसे ही बनता है नीचे की तरह। तो ये है। अब देखो, अगर हम इस पीपीसी कर्व को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो हमारा पीपीसी कर्व है इस कंडीशन में ये क्या दिखाता है, यानी कि ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये लाइन, ये हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेट को दिखाती है। यानी कि ये लाइन का मतलब होता है पर यूनिट के लिए कि इतना घाटा हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है पर यूनिट पर चेंज करने के लिए, यानी इस यूनिट से इस यूनिट तक चेंज करने के लिए इतना, इस यूनिट से इस यूनिट से चेंज करने के लिए इतना, इस यूनिट से इस यूनिट तक चेंज करने के लिए इतना लॉस हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारा पीपीसी है, पीपीसी कर्व की जो ढलान होती है, यानी कि जो स्लोप होती है, ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वही पीपीसी की ढलान, यानी कि स्लोप ऑफ पीपीसी। तो ये जो हमारा पीपीसी का स्लोप है, अगर हम देखें, हमसे पूछा जाए कि पीपीसी की क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम इसे देख के भी बता सकते हैं कि जो पीपीसी होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, ठीक है। तो पीपीसी जो है वो दाएं से बाएं नीचे की ओर क्या होता है, ढलवा होता है, यानी कि वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब जैसे कि आपने सुना भी होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जो पीपीसी होता है वो नीचे की तरफ क्या होता है, कॉनकेव होता है। और क्यों होता है इसका रीज़न भी आप बता सकते हो, क्योंकि जब हम सीमित संसाधनों में एक उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे उत्पादन की जो मात्रा होती है उसमें कमी करनी पड़ती है। दूसरा है यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है और ढलवा होता है। तो इस तरह से हम पीपीसी के ढलान के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि पीपीसी का ढलान नीचे क्यों होता है, यानी कि नीचे की तरफ ही क्यों होता है, नीचे की तरफ ही क्यों जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब भी हम दिए हुए संसाधन में और स्थिर तकनीक के कारण एक वस्तु का अगर हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो वह तभी संभव हो पाएगा, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दूसरी वस्तु के जो उत्पादन है उसको हम कम करेंगे। तो और ये जो हमारी कर्व है वो नीचे की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि देखिए, नीचे की तरफ जाने का रीज़न ही ये है कि हमें एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का घटाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने वीट का उत्पादन किया और ये वाला हमारा जो लाइन है ये हमारी राइस का दिखा रही। तो मान लीजिए पहले हमने एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि वो वीट का इतना उत्पादन करेगा और राइस का इतना उत्पादन करेगा। फिर उसने सोचा नहीं, अब उसको राइस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको वीट का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा और राइस का तभी बढ़ पाएगा। तो इस तरह से ये उसको इतना लॉस करना पड़ेगा वीट में राइस को इतना बढ़ाने के लिए, है ना। तो इससे जो भी हमारा कर्व बनता है, यानी कि जो हमारी लाइन होती है ये नीचे इसीलिए जाती है क्योंकि ये दिखाती है कि पर यूनिट, यानी कि प्रति इकाई अगर हम दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें पहली वाली वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। तो यानी अगर आपसे पूछे कि जो पीपीसी की ढलान है वो क्या दर्शाती है, तो हम कहेंगे कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेट को दर्शाती है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी यानी कि सीमांत अवसर लागत को दिखाती है, यानी कि प्रति इकाई
किसी दूसरी फसल के उत्पादन के लिए जो फसल एक का हमें हानि उठानी पड़ती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, सीमांत अवसर लागत कह देते हैं। और सीमांत अवसर लागत हर बारी बढ़ती रहती है, यानी कि जब भी हम एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो लागत मतलब क्या है, लागत मतलब कॉस्ट है ना, नेगेटिव चीज़ है, यानी कि कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो कॉस्ट बार बार जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस जो संसाधन है उसका सबसे बेनिफिशियल प्रयोग जो उपयोग था वो तो पहली वाली अपॉर्चुनिटी पे कर सकते थे ना, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी चुनी या तीसरी अपॉर्चुनिटी चुनी, तो जो बढ़ती हुई ढलान है वो क्या दिखाती है, वो सीमांत अवसर लागत को दिखाती है। तो इस तरह से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वही क्वेश्चन आता है कि सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति क्यों होती है, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि ये जैसे अगर हम इस एग्जांपल पे देखें तो ये क्यों बढ़ती है, ये पूछ रहा है कि इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति क्यों होती है। यानी कि पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.4 थी, फिर वो 0.8 हो गई, फिर वो 1.2 हो गई, फिर वो 3 हो गई, फिर वो 5 हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर हम देखें इसका एक ही रीज़न है, लॉजिकली अगर हम इसको समझें कि सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है वो हम देखते हैं कि होती है, पर क्यों होती है, क्योंकि जब भी संसाधनों को निरंतर अवसर एक से, ठीक है, अवसर दो में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कि जब एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया जाता है और दूसरी वाली को चुना जाता है, तो क्या होता है, उसका जो वर्तमान विशिष्ट उपयोग होता है, वर्तमान विशिष्ट उपयोग मतलब कि जो बेस्ट यूज़ होता है ना उन संसाधनों का, वो ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है ना, उनका उसके जो बेस्ट उपयोग हो सकता है वो उसमें कमी आने लग जाती है। और यहाँ जो उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उन संसाधनों की जो क्वालिटी है, जब उसमें कमी आती है तो उत्पादन में हानि होती है। उत्पादन में हानि यानी कि उन संसाधनों की उत्पादन क्षमता कम होती जाती है और उत्पादन में हानि होती है। तो हानि यानी कि सीमांत अवसर लागत, वो जो हानि है, यानी कि ये जो सारी ये जो हमें हानि उठानी पड़ रही है, यानी कि ये जो हमारे पीपीसी कर्व का ढलान दर्शा रहा है ना, तो इसमें वृद्धि होती रहती है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सीमांत अवसर लागत में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि जब भी एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो उत्पादन होते हैं उनका श्रेष्ठ उपयोग नहीं हो पाता और उनके उत्पादन में फिर हानि आती है, और इसी वजह से जो हमारी सीमांत अवसर लागत है, कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट, अब आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है, इस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs करते हैं, उनको समझते हैं ताकि ये जो चैप्टर है वो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि दिए गए रेखा चित्र में संसाधनों के अकुशल प्रयोग को दर्शाया जाता है, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें संसाधनों का अकुशल प्रयोग किस पॉइंट के थ्रू दर्शाया जा रहा है। अकुशल मतलब कि जिसमें जो संसाधन हैं उनको ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हमने डिस्कस किया था जो पीपीसी कर्व है उस पर ये जो पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूरी तरह से अच्छे से कुशल तरीके से बुद्धिमत्ता तरीके से प्रयोग करे तो वो बिल्कुल जो चीज़ अटेनेबल है, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच सकती है। यानी कि इसको अगर हम एक और एग्जांपल से समझे तो हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई टेस्ट होता है आपका, ठीक है, उसमें आप 100 नंबर तक अचीव कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 100 नंबर है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, क्लासेस को अच्छे से अटेंड करते हैं, तो अटेनेबल मार्क्स क्या है आपके लिए, वो 100 है। यानी कि उसी को अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अर्थव्यवस्था से रिलेट करें कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर अपने संसाधनों का, अपनी तकनीक का अच्छे से अच्छा प्रयोग करे तो वो जो कर्व की ये हमारी जो लाइन है वो यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन उसने अब कोई भी अर्थव्यवस्था है अगर अपनी तकनीक का, अपने संसाधनों का कुछ उपयोग नहीं करती है तो वो जहाँ तक पहुँच सकती है उससे कम आएगा, वो उससे कम अचीव करेगी। तो यानी कि इसी तरह से हम समझ सकते हैं। तो कौन सा पॉइंट दिखाता है कि कम अचीव कर रही है, तो जो बाहर है वो तो 100 से, मतलब ये बात हो गई। अगर D पॉइंट को अगर हम देखें तो 100 में से 120 मार्क्स लाना वो तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो तो नॉन अटेनेबल गोल हो गया। लेकिन जो C पॉइंट है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का अकुशल प्रयोग हो रहा है, इसीलिए जो अटेनेबल चीज़ है वो अटेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पर, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया कि C बिंदु द्वारा ये दिखाया जाता है कि जो संसाधन है उसका अकुशल प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीसी का ढलान क्या होता है। तो अभी हमने
2 मिनट पहले डिस्कस किया कि पीपीसी का ढलान क्या दिखाता है। पीपीसी का ढलान हमारा कैसा होता है, एक सीधी रेखा होती है, नहीं ये वाला तो गलत है। दूसरा, मूल बिंदु के उन्नतोदर होती है, उन्नतोदर का मतलब कॉन्वेक्स, ठीक है। तीसरा है मूल बिंदु के नतोदर होती है, यानी कि इस तरह से होती है, कॉनकेव होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, मूल बिंदु के नतोदर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कैसे उत्पादन किया जाए, ये किस ऑप्शन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, तकनीक के चयन से, यानी कि कैसे उत्पादन किया जाए, जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की प्रॉब्लम से संबंधित है। तकनीक के चयन से, आय के वितरण से, वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से, या वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन से। तो आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि कैसे उत्पादन किया जाए का संबंध किससे है, कि किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करके, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करके या पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करके जो उत्पादन कैसे किया जाए इसका डिसाइड किया जाता है। तो यानी ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन, तकनीक के चयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए से संबंधित है। तो कैसे उत्पादन किया जाए से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है, तो वो कौन सा है हमारा, तकनीक के चयन से। मे बी ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, हाँ, कैसे उत्पादन किया जाए, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है, यानी कि जो हमारा पीपीसी कर्व होता है उसका जो चेंज है, यानी जो उसकी शेप है वो क्यों चेंज होती है, अवसर लागत के कारण, कुल अवसर लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा जो पीपीसी की ढलान होती है, जो पीपीसी का आकार होता है, यानी कि जो होती है क्या दिखाती है, ये हमारे को दिखाती है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये दिखाती है, तो सीमांत अवसर लागत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, जिस भूमि पर 80 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है उस भूमि पर 100 किलो चावल उत्पादित करने की अवसर लागत होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक कोई भूमि है, एक कोई लैंड है, उसके ऊपर 80 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है, और उसी पर 100 किलो चावल का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो एक को क्या करना है इसमें कि गेहूं का उत्पादन करना है, ठीक है, चावल का उत्पादन करना है, ठीक है, उसी भूमि पर उसको चावल का उत्पादन करना है। तो सीधी सी बात है, चावल का उत्पादन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, गेहूं का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा। तो चावल के उत्पादन की जो अवसर लागत होगी वो बराबर हो जाएगी गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत के, यानी कि गेहूं के उत्पादन की जो भी कॉस्ट है उसको उसे छोड़ना पड़ेगा चावल के उत्पादन के लिए। तो गेहूं की कितनी है, 80 टन गेहूं, तो यानी चावल के उत्पादन के लिए उसको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, उसको चुकानी पड़ेगी 80 टन गेहूं की। तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए अभी हमने इस वाली वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए और जो टॉपिक्स रह गए थे इस चैप्टर में वो सभी डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब हम आने वाली वीडियोज़ में ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को करते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।